नया टॉपिक पढ़ेंगे, निवेश गुणक, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, या इसे इनकम मल्टीप्लायर भी बोल सकते हैं या केवल मल्टीप्लायर भी कहा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि देखिए गुणक जो होता है, गुणक क्या प्रदर्शित करता है कि अर्थव्यवस्था में जो निवेश किया जाता है तो निवेश में परिवर्तन से आय में कितना परिवर्तन होगा। निवेश में परिवर्तन से आय में जो परिवर्तन होता है उसके अनुपात को क्या कहा जाता है, निवेश गुणक। ठीक है, निवेश गुणक क्या प्रदर्शित करता है, निवेश में परिवर्तन से आय में कितना परिवर्तन होगा। यदि यूं कहा जाए कि अर्थव्यवस्था में 50 करोड़ का अगर निवेश किया जाता है तो 50 करोड़ का निवेश अगर अर्थव्यवस्था में किया जाता है तो उससे आय कितनी बढ़ेगी, आय में कितना परिवर्तन होगा, उसको दर्शाता है निवेश गुणक। अगर माना कि गुणक का मान 5 है, इसका मतलब हो गया कि 50 करोड़ के निवेश से आय में कितनी वृद्धि होगी, 5 गुना। ठीक है, तो गुणक जो होता है वो क्या प्रदर्शित करता है, निवेश में परिवर्तन से जो आय में परिवर्तन होता है। इसको हम फॉर्मूले के रूप में ऐसा लिख सकते हैं K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, जहाँ पर K का मतलब क्या है, गुणक से है, डेल्टा वाई क्या प्रदर्शित करता है, आय में परिवर्तन, और डेल्टा आई निवेश में परिवर्तन। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि जब अर्थव्यवस्था में प्रारंभिक निवेश किया जाता है तो आय में निवेश की तुलना में कई गुना वृद्धि होती है। तो जितने भी गुना वृद्धि होती है, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, वो कौन प्रदर्शित करता है, निवेश गुणक दर्शाता है। ठीक है, हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था में क्या होता है, एक व्यक्ति जो खर्चा करता है, जो वो व्यय करता है, वो दूसरे के लिए क्या होती है, आय होती है। ठीक है, एक व्यक्ति द्वारा विभिन्न वस्तुओं सेवाओं को खरीदने पर जो व्यय किया जाता है जिसे हम कहते हैं उपभोग व्यय, तो ये जो उपभोग व्यय होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति MPC पर निर्भर करता है। MPC का मान अगर 0.5 है, इसका मतलब क्या हो गया कि लोग अपनी आय का 50% कहाँ पर खर्च करते हैं, उपभोग के ऊपर। यदि MPC का मान 0.7 है, इसका मतलब हो गया आय का 70% वो उपभोग के ऊपर खर्च करते हैं। इसका मतलब MPC अधिक होगी तो उपभोग व्यय भी क्या होता है, बढ़ेगा, और गुणक का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसका मतलब गुणक का जो मान है वो MPC पर भी निर्भर करता है। MPC और गुणक में क्या होता है, धनात्मक संबंध, मतलब MPC के मान अधिक होने पर गुणक का मान भी क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है, अब जो ये गुणक की जो उदाहरण है सबसे पहले किसने दी थी, RF काहन ने दी थी 1931 में, और उनका जो गुणक था वो कौन सा था, रोजगार गुणक। बाद में जो निवेश गुणक की जो अवधारणा है वो किन्स के द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो अभी हमने देखा कि जो गुणक का मान है वो किसके ऊपर निर्भर करता है, MPC, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। तो उसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, K बराबर 1/1 माइनस MPC। ठीक है, 1/1 में से सीमांत उपभोग प्रवृत्ति को घटा देंगे तो हमारे पास में गुणक का मान आ जाता है। और हम जानते हैं कि 1 माइनस MPC क्या होता है, MPS होता है, इसलिए हम K इक्वल टू 1/MPS भी लिख सकते हैं। ठीक है, हमने जैसे उपभोग फलन पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था कि MPC प्लस MPS दोनों का टोटल कितना होता है, 1 होता है, इसलिए MPS इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस MPC। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर 1 माइनस MPC की जगह क्या लिख दिया, MPS लिख दिया। तो गुणक का मान इसे हम ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल है, माना कि अर्थव्यवस्था में MPC कितनी है, 0.75 है, मतलब लोग 75% कहाँ पर खर्च करते हैं, उपभोग के ऊपर। तो उसमें निवेश गुणक कितना होगा, तो K इक्वल टू 1/1 माइनस 0.75। तो इसको सोल्व करेंगे, कितना आ गया, 4। इसका मतलब निवेश में वृद्धि से आय में कितनी वृद्धि होगी, 4 गुना वृद्धि होगी।
यदि MPC इक्वल टू कितना है 1 है, इसका मतलब कि लोग अपनी समस्त आय को उपभोग के ऊपर खर्च कर देते हैं, तो इस स्थिति में गुणक का मान कितना आएगा 1/1 माइनस 1 इक्वल टू कितना आएगा इन्फिनिटी। मतलब आय में कितनी वृद्धि होगी, अनंत तक वृद्धि हो सकती है। और MPC अगर 0 होता है इसका मतलब क्या हो गया कि लोग अपनी आय का कुछ भी भाग उपभोग पर व्यय नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति तो नहीं हो सकती। इसको हम क्या बोलते हैं, दुर्लभ स्थिति। और इस स्थिति में K का मान कितना आएगा 1। ठीक है, तो MPC के विभिन्न मानों को हम लेकर गुणक का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। और MPC जो होती है गुणक MPC, ठीक है, MPC का मान कितना होता है, हमेशा 0 से 1 के मध्य होता है। मतलब 0 से अधिक होता है और 1 से कम होता है। ठीक है, और गुणक का जो मान है वो 1 से लेकर अनंत तक कितना भी हो सकता है। अब देखो माना कि हमको दे रखा है जैसे कि यदि MPS कितना है 0.25 है। ठीक है, लोग बच्चा के जो पैसा रख रहे हैं वो कितना रख रहे हैं 25%। ठीक है, इसका मतलब वो उपभोग के ऊपर खर्चा कितना कर रहे हैं 75%। तो MPC अगर 0.75 हो या MPS 0.25 हो, दोनों एक ही बात है। इस स्थिति में गुणक का मान कितना आएगा 4 आता है। अब देखिए एक हमारे पास में क्वेश्चन है, किसी अर्थव्यवस्था में 100 करोड़ रुपए के निवेश से, ठीक है, निवेश कितना होता है 100 करोड़ का, तो आय कितनी बढ़ती है 500 करोड़ बढ़ जाती है। तो गुणक का मान कितना होगा 500/100 बराबर कितना आया 5। इसका मतलब आय में कितनी वृद्धि हुई 5 गुना। सही है, देखो 100 करोड़ का निवेश हुआ और आय बढ़ गई है 505 गुना, तो ये हमारा गुणक का मान कितना आ गया 5 आ गया। एक क्वेश्चन हमारे पास में है कि यदि अर्थव्यवस्था में स्वायत्त निवेश, ठीक है, स्वायत्त निवेश जिसको हम आई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं या IA लिख सकते हैं, कितना दे रखा हमको 200 करोड़। ठीक है, स्वायत्त निवेश कितना है 200 करोड़ और उपभोग फलन C बराबर कितना दे रखा है 80 + 0.75y। तो हमें ज्ञात करना है आय का साम्य स्तर। ठीक है, तो साम्य स्तर जो होता है आय का वो कब होता है, जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति क्या होती है बराबर। ठीक है, समग्र मांग बराबर होना चाहिए किसके, समग्र पूर्ति। ठीक है, AD बराबर क्या होना चाहिए AS, और AD बराबर क्या होता है हम जानते हैं C + I होता है, और AS जो समग्र पूर्ति होती है उसका मूल्य किसके बराबर होता है, राष्ट्रीय आय के बराबर होता है, Y के बराबर होता है। तो संतुलन की स्थिति में क्या होगा C + I बराबर कितना होता है Y। ठीक है, तो ये जो मान है हम समीकरण लिख देते हैं। C की जगह क्या लिख देते हैं, जो C का मान हमको दे रखा था कितना 80 + 0.75y, तो ये लिख दिया हमने 80 + 0.75y प्लस I का मान कितना है 200 करोड़, तो ये लिखने हमने प्लस 200 करोड़। अब इस समीकरण को हम सोल्व करते हैं, तो y वाले जो हैं उनको हम एक तरफ ले लेते हैं। ये y ऐसा कैसा लिख दिया हमने, ये 0.75y प्लस के थे, इधर आके माइनस के हो गए। फिर ये 80 और ये 200 कितने हो गए 280। अब देखिए ये 1y है, इसमें से हमने माइनस कर दिया 0.75y, तो कितना बचेगा 0.25y इक्वल टू 280। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा 280/0.25 इक्वल टू कितना आ गया 1120। ठीक है, इसका मतलब आय में कितनी वृद्धि होगी, आय का जो साम्य स्तर है वो कितना होगा 1120 करोड़। अब देखिए हमको यहाँ पर दे रखा है कि राष्ट्रीय आय में कितनी वृद्धि होगी यदि निवेश 25 करोड़ बढ़े। ठीक है, डेल्टा आई कितना हो 25, तो राष्ट्रीय आय कितनी बढ़ेगी, मतलब डेल्टा वाई कितना होगा। तो डेल्टा वाई कितना होगा, तो आय में जो वृद्धि होती है वो किसके ऊपर निर्भर करती है, गुणक के ऊपर। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा वाई बराबर क्या होता है K × डेल्टा आई। निवेश में 25 करोड़ की वृद्धि से आय में कितनी वृद्धि होगी, जितना K होगा। तो हम सबसे पहले K गुणक का मान ज्ञात करते हैं। तो हम इस समीकरण में अगर अपन देखते हैं कि ये जो होता है वो क्या होता है 0.75 क्या है MPC,
तो यहाँ हमारे पास में MPC अगर 0.75 है तो K कितना होगा 1/1 माइनस MPC। तो 1 माइनस 0.75 करेंगे कितना बचेगा 0.25 बराबर कितना आएगा 4। इसका मतलब गुणक का मान कितना होता है 4 होता है यदि MPC कितनी होती है 0.75। ठीक है, तो आय में कितनी वृद्धि होगी जितनी निवेश बढ़ा है उसका 4 गुना। ठीक है, तो 4 इंटू 25 कर दिया हमने। यदि निवेश कितना बढ़े 25 करोड़, तो यहाँ पे 25 आएगा। ठीक है, 4 इंटू 25 बराबर कितना हो जाएगा 100 करोड़। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ क्वेश्चन में अगर पूछ रखा है निवेश 25 करोड़ बढ़ गए। ठीक है, आगे यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है 4 इंटू 100 कर दिया है। ठीक है, कितना आना चाहिए 4 इंटू 25, तो कितना आ जाएगा 100 करोड़। अब देखिए जो गुणक है वो किस तरीके से कार्य करता है, गुणक की क्या प्रक्रिया है। ठीक है, अगर निवेश बढ़ता है तो क्या होता है आय बढ़ती है। तो उसकी प्रक्रिया को हम दो विधियों से समझ सकते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे समग्र मांग और समग्र पूर्ति विधि के आधार पर, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को लेकर। तो एग्रीगेट डिमांड जो होती है, ठीक है, समग्र मांग होती है, उसमें क्या होता है उपभोग व्यय और निवेश व्यय दोनों का जोड़ होती हैं। ठीक है, AD बराबर क्या होता है C प्लस I। और अल्पकाल में उपभोग प्रवृत्ति को स्थिर माना गया है, इसलिए निवेश अगर बढ़ेगा, ठीक है, निवेश के बढ़ने पर क्या होगा हमारा जो समग्र मांग वक्र है वो क्या होगा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो निवेश जो बढ़ता है उसको हम लिखते हैं डेल्टा I। तो समग्र मांग क्या बन जाएगा हमारा AD डैश इक्वल टू C प्लस I प्लस डेल्टा I। ठीक है, तो समग्र मांग में वृद्धि कब हो सकती है जब निवेश में वृद्धि हो। तो इस रेखा चित्र में अगर हम देखते हैं तो हमारा जो प्रारंभिक साम्य है, ठीक है, IAS कितना है हमारा ये, और समग्र मांग वक्र ये रहा। ठीक है, C प्लस I। संतुलन की स्थिति कहाँ पे है E बिंदु पर। ठीक है, और इस स्थिति में राष्ट्रीय आय का निर्धारण कितना हुआ है O से लेकर Y तक। अब देखिए अगर निवेश में वृद्धि होती है कितनी डेल्टा I, तो निवेश में वृद्धि होने से समग्र मांग वक्र ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाता है। क्या बन जाता है AD डैश इक्वल टू क्या हो गया C प्लस I, वो तो इतना था, और जो निवेश बढ़ा उसको हमने जोड़ दिया तो C प्लस I प्लस डेल्टा I। अब नया जो साम्य स्तर है वो कहाँ पे होगा E1 पे, और इस स्थिति में राष्ट्रीय आय का जो स्तर है वो बढ़कर कितना हो जाता है Y से Y1। ठीक है, तो निवेश कितना बढ़ा है डेल्टा I, और आय कितनी बढ़ गई है डेल्टा Y, या Y से लेकर Y1 तक। तो इस प्रभाव को हम क्या कहते हैं गुणक प्रभाव। ठीक है, गुणक प्रभाव क्या बताता है निवेश में परिवर्तन से आय में कितना परिवर्तन होता है। अगर निवेश बढ़ता है तो आय बढ़ेगी, इसको हम कहते हैं गुणक की अग्रिम प्रक्रिया। ठीक है, आगे की ओर फॉरवर्ड जब समग्र मांग बढ़ती है, ठीक है, AD से AD डैश तक। और इसका जस्ट अपोजिट कि यदि अर्थव्यवस्था में निवेश कम कर दिया जाता है, अर्थव्यवस्था से पैसा अगर निकाल लिया जाए, निवेश की मात्रा अगर कम कर दी जाए तो आय भी क्या होगी कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी जितना गुणक है। अगर गुणक का मान 4 है इसका मतलब 4 गुना आय कम हो जाएगी। या इस रेखा चित्र में अगर हम देखते हैं तो निवेश अगर डेल्टा I इतना कम कर दिया जाए तो आय में इतनी कमी हो जाएगी, कितनी Y1 से Y। ठीक है, Y1 से Y तक। तो इसको हम कहते हैं पश्चगामी प्रक्रिया, बैकवर्ड। अगर निवेश बढ़ने से आय बढ़ता है तो ये अग्रिम प्रक्रिया है, फॉरवर्ड प्रोसेस। ठीक है, और अगर निवेश में कमी से आय में कमी होती है तो इसको हम कहते हैं पश्चगामी प्रक्रिया। ठीक है, बैकवर्ड। दूसरी विधि हमारी है बचत और निवेश विधि। ठीक है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट मेथड। तो हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था का जो संतुलन होता है वो कब होता है AD इक्वल टू AS होना चाहिए, और AD जो होता है समग्र मांग वो क्या होती है C प्लस I के बराबर होती है, और AS किसके बराबर होता है C प्लस S के बराबर होता है।
तो यहाँ पर सी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आपस में कैंसिल हो गए। क्या बचा हमारे पास में? इन्वेस्टमेंट इक्वल टू सेविंग। इसका मतलब जब अर्थव्यवस्था में समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होती हैं तो उस समय निवेश और बचतें भी क्या होती हैं? समान। तो दूसरी विधि हमारी है बचत एवं निवेश विधि। तो बचत वक्र जो हमारा होता है प्रारंभ में क्या होता है? ऋणात्मक ढाल का होता है, और जैसे जैसे आय का स्तर बढ़ता है तो धनात्मक ढाल का हो जाता है। ठीक है, जो हमने बचत पुराण पढ़ा था उस समय बचत के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था। ठीक है, तो हमारा जो बचत वक्र है वो बनता है ऐसा, एस एस जैसा ही है। और निवेश, निवेश कौन सा होता है? स्वायत्त, जो आय के विभिन्न स्तरों पर समान रहता है। तो ऐसी स्थिति में आय के विभिन्न स्तरों पर हमारा जो निवेश वक्र है वो क्या होता है? इसके समानांतर रेखा होता है। ठीक है, और संतुलन कहाँ पे होगा? इस ई बिंदु पर। ठीक है, जहाँ पर राष्ट्रीय आय का OY स्तर निर्धारित होता है ई बिंदु पर। अब देखिए, अगर निवेश बढ़ता है, कितना बढ़ता है? इस I से I1 तक डेल्टा I अगर निवेश बढ़ाया जाता है तो निवेश में वृद्धि से निवेश वक्र हमारा ऊपर शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, पहले क्या था? I, और अब बन जाता है ये I प्लस डेल्टा I। ठीक है, तो ये नया वक्र बन गया हमारा। अब नया जो संतुलन है वो कहाँ पे होता है? E1 पे। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आय का स्तर Y से बढ़कर कितना हो जाता है? Y1। तो निवेश में ये जो डेल्टा I की वृद्धि हुई है उससे आय में जो वृद्धि हुई है Y से Y1, निवेश में वृद्धि I से I1, आय में वृद्धि Y से Y1, इसी को हम क्या बोलते हैं? गुणक प्रभाव, निवेश गुणक। तो निवेश गुणक कितना है? Y से लेकर Y1 अपॉन I1, या डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I कह सकते हैं। इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने गुणक की प्रक्रिया का अध्ययन किया था कि निवेश बढ़ता है, आय में वृद्धि होती है। निवेश में कमी से अर्थव्यवस्था में आय का जो साम्य स्तर है उसमें भी कमी आ जाती है। ठीक है, तो अब देखिए जो गुणक होता है उसका अर्थव्यवस्था में क्या महत्व होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किन्स का जो आय एवं रोजगार का जो सिद्धांत है वो इस गुणक पे आधारित है। गुणक के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अर्थव्यवस्था में जो उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है, तेजी और मंदी की स्थिति, जिनको व्यापार चक्र कहा जाता है, तो व्यापार चक्रों का अध्ययन हम गुणक के माध्यम से कर सकते हैं। फिर सरकार या जो भी आर्थिक निर्माता होते हैं वो विभिन्न नीतियों का निर्माण करते हैं, तो नीति निर्माण में ये लाभदायक होता है, इसकी सहायता मिलती है। फिर सरकार के द्वारा जो व्यय किया जाता है जिसको हम कहते हैं सार्वजनिक व्यय, तो सरकार कहाँ व्यय ज़्यादा करेगी, कहाँ पे व्यय कम करेगी, कितनी मात्रा में व्यय करेगी, तो उस मात्रा का जो निर्धारण है वो इस गुणक के द्वारा हो सकता है। फिर गुणक के द्वारा हम अर्थव्यवस्था में बचत और निवेश में समानता स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं, और साथ में इसका प्रयोग करके अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की जो लक्ष्य होता है, ठीक है, पूर्ण रोजगार का लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में सहायता मिलती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने गुणक के बारे में पढ़ा।